पहली चीज़ तो ये है कि टॉर्क जो है ना मेरा, उसका एक ये डेफिनीशन, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, सॉरी, कोई ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट अगर O है, ये ऑब्जेक्ट P है, और अगर OP अगर R वेक्टर है, तो इस पे अगर फोर्स यहाँ पे F डायरेक्शन में लगता है, तो टॉर्क है पॉइंट P पे विद रिस्पेक्ट टू O, अगेन अबाउट O, बात समझ रहे हो, वो R क्रॉस F है, अबाउट O, रेफरेंस पॉइंट हमेशा याद रखो, ठीक है। रोटेशन में कुछ भी है रेफरेंस पॉइंट के लॉन्ग ही होगा, ठीक है। तो अगर मान लो O का अपना एक R वेक्टर है, और ये मान लो RP वेक्टर है, ये RO वेक्टर है, ठीक है, तो टॉर्क क्या होगा, ये R वेक्टर जो होगा, ये जो R वेक्टर होगा, मतलब ये मान लेते हैं RO वेक्टर है, ये RP वेक्टर है। अगेन लेट मी मेक इट लिटिल मोर क्लियर। अगर O को सेंटर मान लिए, या कुछ भी है, P है, ये R वेक्टर है, इस पे F फोर्स लग रहा है, तो R क्रॉस F जो है वो टॉर्क है। टॉर्क अगर इसके वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये O जो है, मान लेते हैं ये सेंटर है मेरा, तो सेंटर बोले तो ओरिजिन, तो ये RO वेक्टर, ये RP वेक्टर, तो टॉर्क क्या है O के रिस्पेक्ट में, R वेक्टर क्रॉस F, ये R वेक्टर क्या होगा, RP वेक्टर माइनस RO वेक्टर क्रॉस F वेक्टर। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, समझ गए। अब क्या है कि टॉर्क जो है वो इतना ही क्यों है, इसको प्रूव करना है। मतलब एक टॉर्क तो एक डेफिनेशन है, लेकिन क्या ये डेफिनेशन जिस तरह से हम लोग इक्विवेलेंट ले रहे हैं लीनियर वर्ल्ड में और एंगुलर रोटेशनल वर्ल्ड में इक्विवेलेंट ले रहे हैं, क्या इसको जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे एस वेक्टर जो है उसका ओमेगा वेक्टर कहते हैं, थीटा वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है उसका ओमेगा वेक्टर है, एक्सेलरेशन वेक्टर है उसका अल्फा वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है उसका टॉर्क वेक्टर है, ये मोमेंटम वेक्टर उसका एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है। ये है ना जी, ये रोटेशनल वर्ल्ड है, ये लीनियर वर्ल्ड है, ठीक है। तो क्या जस्टिफाई, हम जो ये लिख रहे हैं टॉर्क को बोल रहे हैं फोर्स के इक्विवेलेंट है ना। तो क्या फोर्स के इक्विवेलेंट है तो फोर्स वाला काम करके देगा कि नहीं देगा, मतलब रोटेशनल वर्ल्ड में। तो इसको ऐसे देख लो कि मान लेते हैं कि अगर लीनियर वर्ल्ड में एक किसी पार्टिकुलर उस पर अगर फोर्स F लग रहा है, और अगर वो dr मूव किया, तो वो फोर्स उस पर कितना वर्क डन किया, F डॉट dr, ये वर्क डन में पढ़े होगे, ठीक है। अब अगर लीनियर वर्ल्ड को अगर हम रोटेशनल वर्ल्ड में लाते हैं, तो वर्क डन बाय टॉर्क, ठीक है। अब जब कोई पार्टिकल जो है रोटेशनल वर्ल्ड में एक टाइनी एंगल d थीटा डिस्प्लेस करता है, मतलब रोटेट करता है, ठीक है, तो उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं। जैसे ये है, अगर एक नॉर्मल पार्टिकल P है, वो dr ट्रेवर्स किया P डैश पे किया, ठीक है, इस पे फोर्स लगा F, तो वर्क डन इतना हो गया, बात समझ में हो गया, ये लीनियर वर्ल्ड में, ठीक है। अब मान लेते हैं यही पार्टिकल P है रोटेशनल वर्ल्ड में, ये O है, ये P पार्टिकल है, इसको थोड़ा सा तुम इसका ये ले लेना, फोटो ले लेना, ठीक है। तो क्योंकि ये प्रूफ बुक में नहीं दिया रहता है जनरली, तो ये पार्टिकल P है, अगर मान लेते हैं ये थोड़ा सा मूव किया d थीटा P डैश पे आ गया, बात समझ में आया। तो इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, ये dr वेक्टर होगा, जो r d थीटा होगा, ठीक है। और इस dr वेक्टर जो होगा वो उसका एक्चुअल फॉर्मूला क्या होगा वेक्टर क्वांटिटी में। ये dr तो डायरेक्शन, मतलब हम ये मैग्नीट्यूड लिया ना, dr का क्या होता है, d थीटा क्रॉस r, ये होता है, नहीं समझे। पहली बात तो ये जो थीटा है, ये वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर है, इसका एक एंगल होता है ना, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज वेक्टर है। अब अगर मान लो कि ये पार्टिकल यहाँ से P से P डैश पे आया, तो थीटा किधर था,
थीटा एंटी क्लॉकवाइज सॉरी क्लॉकवाइज आया। अब जिस डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी होगा थीटा उसी डायरेक्शन में होगा। एंगुलर वेलोसिटी अगर ये यहां से यहां आया, P से P डैश आया, तो एंगुलर वेलोसिटी अपवर्ड नहीं डाउनवर्ड्स अंदर है एंगुलर वेलोसिटी, समझ में? तो जब एंगुलर वेलोसिटी डाउनवर्ड है, ठीक है, तो डी थीटा किस डायरेक्शन में होगा? जिस तरफ एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब जो है वो किस डायरेक्शन में है? वो भी डाउनवर्ड है। कभी ये सोचे थे? ठीक है, एंगुलर ये डाउनवर्ड है। अब डी आर जो है, हम बोले कि डी आर जो है वो तुम्हारा डी थीटा आर वेक्टर है, हम प्रूफ कर देते हैं। इसका मैग्नीट्यूड जो है वो तो पता है, आर डी थीटा है। अब डायरेक्शन को हमको प्रूफ करना है, ठीक है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो, इसको तुम लिखोगे तो इसको क्या लिखोगे? डी थीटा आर साइन थीटा। डी थीटा किस डायरेक्शन में है पेपर के अंदर? आर किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में है। आर है ना, आर है ना इस डायरेक्शन में, आर वेक्टर। तो साइन कितना हुआ? साइन 90 हो गया, तो 1 हो गया। तो ये प्रूफ हो गया कि मैग्नीट्यूड आर डी थीटा कैसे आया, ये मैग्नीट्यूड प्रूफ हो गया डी आर का। अब डायरेक्शन की बात करेंगे, ठीक है? क्रॉस प्रोडक्ट जो है डायरेक्शन भी देता है, तो हम इसको डी आर को हम आर वेक्टर क्रॉस डी थी वेक्टर भी कर सकते थे। हम डी थीटा वेक्टर आर वेक्टर क्यों किए? क्योंकि देखो, अगर फिर से क्रॉस प्रोडक्ट है, राइट हैंड थंब रूल लगेगा। राइट हैंड थंब रूल, अगर मेरा वीडियो ऑन है, अगर राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो क्या है कि अंदर की तरफ जो मेरा है वो ये है, और आर किस तरफ है? आगे, मतलब सेंटर पे, ये जो सेंटर है, सेंटर पे राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो डी थीटा का डायरेक्शन क्या है? इनवर्ड है ना। डी थीटा जो है सेंटर पे वो इनवर्ड है, और आर किधर है? ऊपर की तरफ कल करोगे, आर की तरफ अपवर्ड। तो ये जो आया इस तरफ आया ना, और डी आर इसी तरफ तो है। बात समझे कि नहीं समझे? इसलिए डी आर का वेक्टर जो है डायरेक्शन, मतलब वेक्टर क्वांटिटी में जब इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो डी थीटा क्रॉस आर वेक्टर, ये पता था डी थीटा क्रॉस आर वेक्टर होता है। इसको याद रखना बाबू, समझ में आया? तो फिर से इसको लेते हैं, एस का इधर थीटा, इसका फोटो ले लो, एक ले लिए, फोटो ले लिए, ठीक है? तो अब इसी पे खत्म करते हैं, छोड़ो, ठीक है? समझे ना? या नहीं, थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इसमें ये समझ में आ गया ना कि डी आर वेक्टर डी थीटा क्रॉस आर ही क्यों होता है? क्योंकि डी थीटा इंटू आर इंटू साइन थीटा तुम्हारा 90, तो मैग्नीट्यूड कंफर्म हो गया कि डी आर इक्वल्स टू आर डी थीटा कैसे आया, जो है मेरा मैग्नीट्यूड, हम प्रूफ कर दिए। और डायरेक्शन के लिए कि हम पहले लेते हैं कि बाद में लेते हैं, वो हम राइट हैंड थंब रूल से प्रूफ कर दिए, ठीक है? तो अब दूसरे लाइन पे आते हैं, दूसरे पेज पे फिर से हम इसको लिख देते हैं यहाँ पे। ये सब जो है वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर है, मोमेंटम, ठीक है? और मास, एक चीज भूल गया, मास, ठीक है, ये स्केलर है, ठीक है, स्केलर है। अब देखो, हम बोलते हैं कि अगर मान लो कोई पार्टिकल है, वो तुम्हारा, इसको बुक पे लिख लेना, ठीक है, जहाँ पे प्रूफ है, ठीक है? दोनों चीज़ लिखना कि मतलब डी थीटा, सॉरी, डी आर वेक्टर इक्वल्स टू डी थीटा आर
आर वेक्टर क्यों होता है, ये एक इसका प्रूफ। दूसरा प्रूफ ये, हाँ ठीक है, और टॉर्क आर क्रॉस एफ का भी प्रूफ देने जा रहा है। तो मान लेते हैं पी पॉइंट है, ये डी थीटा ट्रेवर्स किया, पी से पी डैश पे आया, तो ये जो डी आर वेक्टर है ये कितना आया, डी थीटा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। अब फोर्स जो है इस पे मान लेते हैं कि अगर एफ फोर्स लग रहा था इस पे, तो इस पे जो वर्क डन जो हुआ वो क्या हुआ, एफ डॉट डी आर, यही होता है ना। और डी आर का वैल्यू ये है, तो इसको लिख सकते हैं एफ वेक्टर डॉट डी थीटा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा डी वर्क डन आ गया। वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है, देख लो ये एक वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट जब स्केलर क्वांटिटी से लोगे तो स्केलर क्वांटिटी आएगा। अब एक देखो वेक्टर आइडेंटिटी लॉ है, एक वेक्टर आइडेंटिटी लॉ तुम पढ़े होगे तुम लोग, लॉ है मतलब वेक्टर आइडेंटिटी फॉर्मूला कह लो, जो भी कह लो उसको, लॉ जो भी उस टर्म में कहते हैं। इसका एक साइक्लिक प्रॉपर्टी होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, कि अगर कोई ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी अगर है, इट इज सेम एज बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। साइक्लिक प्रॉपर्टी मतलब बी को एक शिफ्ट किए, सी को एक शिफ्ट किए, और ए को फिर एक शिफ्ट करके आगे चला गया। ये साइक्लिक प्रॉपर्टी पता है, पता होना चाहिए, ठीक है। वेक्टर नहीं पढ़े हो क्या अभी तक सही से? याद नहीं है, अच्छा देखो ये क्या होता है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, बी क्रॉस सी को क्रॉस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ये लिख सकते हैं क्या हम? हाँ हमको नहीं पता है, हम भूले हुए वेक्टर, खैर चलो हटाओ, ठीक है। बट ये वेक्टर आइडेंटिटी है, तुम देख लेना, इसका प्रूफ देख लेना क्यों होता है, प्रूफ भी पता होना चाहिए, ये सब चीज़ ऐसे हवा में नहीं याद रखना है, ठीक है। तो इसको अब तुम करोगे तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, इसको अगर ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो डी ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा वेक्टर डॉट आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ठीक है, यह है ना। अब रोटेशन में जो होगा, रोटेशन वर्ल्ड में अब देखेंगे, रोटेशन वर्ल्ड में हम लोग क्या कहते हैं, जैसे हम इस वर्ल्ड में ट्रांसलेशनल वर्ल्ड में बोलते हैं कि वर्क डन जो किसी फोर्स की वजह से है वो एफ डी आर है, उसी तरह रोटेशन वर्ल्ड में जो है वर्क डन है वो क्या होगा, टाउ डी थीटा। समझ में आया कि नहीं आया? अब इसको अगर इससे इक्वेट करोगे सेम होना चाहिए। अब एक सेकेंड, इसको तुम लिख सकते हो ना डी थीटा डॉट टाउ, डॉट प्रोडक्ट में आगे पीछे सब सेम है, तो इसका मतलब क्या, अगर लीनियर वर्ल्ड में अगर मेरा ये है और रोटेशनल वर्ल्ड में ये है, तो इसका मतलब हुआ ना टाउ जो हुआ वो आर क्रॉस एफ के इक्वल हुआ। समझ में आया? इतना इक्वल्स टू इतना अगर करोगे, डी थीटा वेक्टर डॉट आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर करोगे इक्वल्स टू तुम्हारा डी थीटा डॉट टाउ, तो ये टाउ जो आर क्रॉस एफ के इक्वल होना चाहिए। ये समझ में आया? ये प्रूफ बुक में नहीं है, इसका फोटो ले लो, लिख देना वहां पे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो टॉर्क ऑफ अ फोर्स अबाउट अ लाइन, ये भी खत्म हो गया, ऊपर चलते हैं। रिकॉर्डिंग ऑन किए हैं? नहीं ऑन, स्टॉप स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ रहा है। ऑन है, ठीक है। तो अब टॉर्क ऑफ अ फोर्स अबाउट अ लाइन,
ठीक है, ये देख लिए हम लोग। तो मान लेते हैं अभी क्या हम लोग देखे थे, एक सिंगल पार्टिकल का देखे थे। जनरली हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एक पार्टिकल का होगा और फिर एक बॉडी का होगा, जनरली वैसे ही देखते हैं, ठीक है। तो अब एक रिजिड बॉडी ले लो, ठीक है। मान लेते हैं ये रिजिड बॉडी जो है ये ए बी के अक्रॉस रोटेट कर रहा है, इसका पॉइंट पी है। अगर इस पॉइंट पी पे, ये आर वेक्टर पे पॉइंट पी है, इस पे अगर फोर्स एफ लग रहा है, तो मान लें कंसीडर रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस ए बी, लेट एफ बी अ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एट पॉइंट पी। ओरिजिन ओ ले लेते हैं समवेयर ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो टॉर्क ऑफ एफ अबाउट ओ, ओ के रिस्पेक्ट में टॉर्क क्या होगा, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर होगा, ठीक है। और ये किस डायरेक्शन में होगा, इट्स कंपोनेंट अलोंग ए बी इज its component along AB is called the torque F about AB. This is also, तो अब देखो R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर है, ठीक है। तो एक सेकेंड, इसमें इसका कुछ इसमें एक बताते हैं आपको। क्या बोलना चाह रहा है, इट्स कंपोनेंट अलोंग ए बी। तो अब देखो ये जो है P जो है, ठीक है, इस पे F फोर्स लग रहा है, तो इसको 3D वर्ल्ड में अगर विजुअलाइज करोगे, ठीक है, तो अगर F को इधर एक्सटेंड करोगे तो ये एक एंगल 90 डिग्री बनेगा, बनेगा ना जी। ये अगर R वेक्टर है तो ये R परपेंडिकुलर, ये एक्चुअली में क्या कहता है, R क्रॉस F जो है वो क्या है, अगर मान लो ये थीटा एंगल बना रहा है तो ये क्या है, आर एफ साइन थीटा है। आर साइन थीटा एक्चुअल में किधर है, ये है। तो फोर्स इस पॉइंट से इस पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, उस फोर्स के डायरेक्शन में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है, इसको आर परपेंडिकुलर बोल दो, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो टॉर्क क्या हुआ, एफ वेक्टर क्रॉस आर परपेंडिकुलर प्लस एफ वेक्टर क्रॉस आर पैरेलल, लिख सकते हो ना, तोड़ सकते हो ना दोनों को। वन सॉरी हाँ सॉरी। तो नेट टॉर्क जो होगा, आर को दो में तोड़ सकते हो, आर परपेंडिकुलर क्रॉस एफ वेक्टर प्लस आर पैरेलल क्रॉस एफ वेक्टर, ठीक है। तो एक सेकेंड लाइन पे रहना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब देखो आर परपेंडिकुलर क्या है, ये है, और आर पैरेलल क्या है, ये है। आर पैरेलल क्रॉस एफ के बीच में एंगल कितना है, 0। मॉड्यूलस सॉरी आर पैरेलल का मॉड्यूलस इंटू एफ का मॉड्यूलस साइन 0, ये 0, तो ये खत्म हो गया। तो टॉर्क क्या बचा, आर परपेंडिकुलर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। अब ये आर परपेंडिकुलर एफ के बीच में एंगल कितना है, 90। आर एफ लिख सकते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड, या एफ आर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, एफ आर लिख सकते हो। तो आर परपेंडिकुलर क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम लाइन ए बी लाइन से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो होगा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है हमको। बात समझो, ये अगर इस डायरेक्शन में, इसका मतलब ये नहीं कि परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस हो गया, समझे ना। मतलब आर परपेंडिकुलर जो है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम लाइन ए बी,
ए बी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का। समझ में आया या कुछ कंफ्यूजन है इसमें? हाँ देखो, आर जो है, कंफ्यूजन इसमें कहाँ पे आ रहा होगा, ये आर वेक्टर जो है वो तो ऑलरेडी ए बी के परपेंडिकुलर है, एफ के परपेंडिकुलर नहीं है। तो एफ का अगर हम डिस्टेंस देखेंगे ए बी से, तो एफ का डिस्टेंस पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जो एफ है उसका बेसिस देखा, तो ये आर परपेंडिकुलर उसका डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम दिस लाइन ए बी। तो इस फोर्स का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो हमें इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा ना, इसको एक्सटेंड करके जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वही ना परपेंडिकुलर आएगा। तो ये आर जो है वो तो ऑलरेडी इससे परपेंडिकुलर है, ये आर जो है ये परपेंडिकुलर है इससे, लेकिन एफ वाला जो एफ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो ये है इसका, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है कि व्हेन अ रिजिड बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस and a force is applied on it on some point, then we are concerned about the component of torque of this force about the axis of rotation, not with the net torque। बात समझ में आया? मान लेते हैं कोई रिजिड बॉडी है, ठीक है, रिजिड बॉडी है, अगर वो किसी पॉइंट इस एक्सिस से रोटेट कर रहा है, पी पॉइंट पे कोई फोर्स लग रहा है, तो इस फोर्स का जो टॉर्क जो हम लोग लेते हैं, इस फोर्स के टॉर्क का जो कंपोनेंट लेते हैं हम लोग, वो इस एक्सिस के अलोंग क्या कंपोनेंट है वो लेते हैं, क्योंकि वही कंपोनेंट इसको एक्चुअली में एक्सेलरेशन देगा, एंगुलर एक्सेलरेशन देगा। बाकी अगर इस एक्सिस के परपेंडिकुलर, कुछ हो सकता है कि इस एक्सिस के परपेंडिकुलर भी कुछ टॉर्क लगे, भाई टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, टॉर्क का वैल्यू जो है इस एक्सिस के परपेंडिकुलर भी हो सकता है। तो उसमें अगर मान लेते हैं कि P पॉइंट है, इसके अक्रॉस नाच रहा है और इस पे टॉर्क अगर इस डायरेक्शन में लग गया, ठीक है, तो वो टॉर्क कुछ देगा नहीं, क्योंकि ये यहाँ से मूव नहीं कर सकता, ये पॉइंट इसको हम फिक्स्ड मान लिए, तो उतना ही टॉर्क कुछ तो लगेगा, मतलब वो बाद में देखेंगे आएगा जब उस तरह का। तो जनरली रोटेशन के लिए अगर रिजिड बॉडी लेते हैं जो कि रोटेट कर रहा है एक फिक्स्ड एक्सिस पे, तो फोर्स जो उस पर अप्लाइड होता है एट सम पॉइंट, अगर फोर्स अप्लाई करते हैं तो हम लोग कंसर्न होते हैं उसके कंपोनेंट ऑफ टॉर्क और उस फोर्स के टॉर्क के कंपोनेंट का जो उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के लॉन्ग लग रहा है। बाकी कहीं और लगेगा, अगर लगेगा तो भाई देखेंगे, ठीक है, उसका क्या है, कब उसको लेना है नहीं लेना वो बात की चीज़ है, ठीक है। ये समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, दूसरा आप देखते हैं, द कंपोनेंट ऑफ, अब एक बात बताओ, फोर्स जो है तुम्हारा प्लेन में लगा तब ना, इसको ऐसे देखो, ये 2D प्लेन है एक्स वाई और ये जेड में है, ये हाँ, यहाँ पे फोर्स अगर इसी प्लेन में लगा, एफ लगा, और तो ये आर है, बात समझ रहे हो, ये यहाँ से मान लेते हैं ये सेंटर है, ये आर है, तो आर क्रॉस एफ तुम्हारा हो गया, ठीक है। हमेशा ये टॉर्क तो हमेशा टॉर्क का वैल्यू यही आएगा आर क्रॉस एफ, लेकिन फोर्स जब ये आर जिस प्लेन में आर है उसी प्लेन में अगर फोर्स है, बात समझ रहे हो, तो उसको तुम लिख दे रहे थे ना कि आर परपेंडिकुलर क्रॉस एफ प्लस आर पैरेलल क्रॉस एफ, बात समझे। आर पैरेलल क्रॉस एफ हम क्या मान ले रहे थे, 0, क्यों, क्योंकि फोर्स भी इसी डायरेक्शन में, ये भी इसी डायरेक्शन में। अगर फोर्स इस प्लेन में नहीं हो, मान लो फोर्स का एक कंपोनेंट जेड कंपोनेंट भी है, तो इस फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, आर परपेंडिकुलर क्रॉस एफ एक्स वाई कंपोनेंट, मतलब एक्स वाई दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, प्लस एफ जेड कंपोनेंट प्लस आर पैरेलल क्रॉस
एफ एक्स वाई कंपोनेंट प्लस एफ जेड कंपोनेंट, ये आया, यही आया ना टॉर्क। तो ये मान लेते हैं व्हेन एफ इज नॉट इन द प्लेन ऑफ आर वेक्टर, समझ में आया। तो अब इसको अगर हम देखें, इसको हम इधर लेके आते हैं, तो टॉर्क क्या हुआ, ओह शिट, हाँ कहाँ चला गया, इसको अगर हम इधर लेके आते हैं तो टॉर्क ठीक है, क्या हो गया इसको, फिर से कनेक्ट करना पड़ेगा इसको, एक सेकंड, कुछ ना कुछ तो हुआ है। तो ये है क्या, क्या हो रहा है, एक मिनट रुक जाओ, मैं इसको कैसे ये हुआ है, क्या हुआ है, पहला दिन हुआ था ना ऐसा, रुको इसको, कुछ तो
यहीं पे था ना, ठीक है। तो अभी इसका क्या, उसका फोटो वोटो ले लिए थे ना जो पहले लिखाए थे, अभी इसका तो फिर से लिखा देंगे। तो मान लेते हैं कि ये टॉर्क है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है और इस पे एक ओ पॉइंट है, ये ए बी है। अब इस पे हम मान लेते हैं कि ये ओ पॉइंट से एक पी जो है, ये पॉइंट है, ये आर वेक्टर है, ये एफ वेक्टर जो है ना, एफ वेक्टर इज नॉट इन द सेम प्लेन ऑफ आर वेक्टर, ठीक है। मतलब आर वेक्टर मान लेते हैं एक्स वाई प्लेन में, तो एफ वेक्टर एक्स वाई प्लेन में नहीं है। तो जो टॉर्क लगेगा वो क्या लगेगा, आर क्रॉस एफ। अब देखो आर को हम दो डायरेक्शन में तोड़ेंगे, आर परपेंडिकुलर क्रॉस एफ वेक्टर प्लस आर पैरेलल वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, सॉरी एफ का ये नहीं होगा, एफ वेक्टर। अब देखो एफ वेक्टर को हम लोग फिर से दो डायरेक्शन में तोड़ रहे हैं, मतलब दो नहीं तीन डायरेक्शन में एफ। तो एफ एक्स वाई में हम ले लेते हैं कि इसका कुछ एफ एक्स आई कंपोनेंट प्लस एफ वाई आई कंपोनेंट, एक्स वाई में जो भी उसका है दो कंपोनेंट प्लस एफ ऑफ जेड कंपोनेंट, ठीक है। ये क्या होगा तुम्हारा एफ एक्स वाई जो होगा, एफ एक्स वाई को हम एक साथ लिख दिए, इसको तुम मान सकते हो एफ एक्स वेक्टर प्लस एफ वाई वेक्टर, मतलब जो एक्स में और वाई में तो हम एक साथ इसको लिख दिए, ठीक है। और प्लस क्या होगा, आर पैरेलल क्रॉस एफ एक्स वाई वेक्टर प्लस एफ जेड वेक्टर। तो अगर इसको तोड़ोगे तो आर परपेंडिकुलर क्रॉस एफ एक्स वाई प्लस आर परपेंडिकुलर क्रॉस एफ जेड वेक्टर, ठीक है, प्लस आर पैरेलल क्रॉस एफ एक्स वाई। अब एफ एक्स वाई जो है मान लो जेड में है, ठीक है, बात समझ रहे हो, एक सेकेंड फिर से आने तो आर पैरेलल क्रॉस एफ जेड वेक्टर। अब मान लेते हैं कि जेड जो है, ठीक है, वो ऐसे है, मतलब इसको कुछ ऐसे कह लो कि जेड का एक्स वाई प्लेन जो होगा, एफ एक्स वाई जो होगा वो मेरा इस डायरेक्शन में है। हाँ एक्स वाई नहीं एफ एक्स वाई, मतलब इसमें एफ एक्स भी एफ वाई भी है, इंक्लूडेड है, और एफ जेड जो है हाँ एफ एक्स वाई हम बोल रहे हैं, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में और एफ जेड इस डायरेक्शन में है। तो आर परपेंडिकुलर जो होगा, यहाँ पे आर तो इस डायरेक्शन में है, तो आर परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा, यही होगा ना जी, ये एफ एक्स वाई, क्योंकि देखो एफ एक्स वाई का प्लेन और आर का प्लेन सेम है, और ये एफ का एक जेड में है एक कंपोनेंट, तो एक्स वाई प्लेन में जो भी था मेरा आर परपेंडिकुलर जो होगा वो इसी से होगा ना, जेड कंपोनेंट में आर का तो कुछ जाएगा नहीं क्योंकि आर एक्स वाई में है। तो अब अगर तुम देखोगे तो आर और ये क्या होगा, आर पैरेलल, तो आर पैरेलल क्रॉस एफ एक्स वाई जो होगा वो 0 होगा, ठीक है, बात समझे ना। तो अब क्या होगा, आर परपेंडिकुलर एक्स वाई कितना है, आर परपेंडिकुलर एक्स वाई जो होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, किस डायरेक्शन में होगा, इन विद इन द पेपर के डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड मान लेते हैं, इनवर्ड्स मान लेते हैं, माइनस जेड डायरेक्शन है, और ये एफ जेड भी मान लेते हैं ऐसे था कि माइनस जेड डायरेक्शन में था, इनवर्ड्स मान लेते हैं माइनस जेड डायरेक्शन है। तो इसका एक क्वांटिटी क्या होगा, आर परपेंडिकुलर एफ एक्स वाई का मॉड्यूलस माइनस जेड कैप, ठीक है, माइनस के कैप, सॉरी आई जे दोनों सेम ही है, ठीक है। तो मतलब विद इन द पेपर है, विद इन द पेपर क्या है, वो नीचे की तरफ कुछ विद इन द पेपर क्या है, नीचे की तरफ, और अपवर्ड पे, तो ये वाला जो है कंपोनेंट किधर आया, इधर आया, आया कि नहीं आया, ठीक है।
टॉर्क नीचे आया, टॉर्क का कंपोनेंट जो है नीचे आया, तो ये किस के डायरेक्शन में, ए बी के डायरेक्शन में है, एक्सिस के डायरेक्शन में है। अब देखो आर परपेंडिकुलर क्रॉस एफ जेड, ये आर परपेंडिकुलर क्रॉस एफ जेड, ये आर परपेंडिकुलर किस डायरेक्शन में है, एक्स वाई प्लेन में है। तो आर परपेंडिकुलर जब तुम्हारा एक्स वाई प्लेन में है, मान लेते हैं आर परपेंडिकुलर एक्स वाई प्लेन में है, ये मेरा इसको ऐसे देखो, ये मेरा एक्स वाई प्लेन है और ये जेड माइनस जेड प्लेन है, आर परपेंडिकुलर, और ये किधर है, एफ जेड नीचे है, एफ जेड। तो ये इसका जो कंपोनेंट आएगा ये एक्स वाई प्लेन में ही आएगा, ये वाले का जो डायरेक्शन होगा वो एक्स वाई प्लेन में ही होगा। किसके परपेंडिकुलर होगा, आर परपेंडिकुलर जेड दोनों के तरफ होगा। तो आर परपेंडिकुलर का मॉडुलस एफ जेड का मॉडुलस इंटू एक्स वाई प्लेन का कैप। बात समझ रहे हो, मतलब अब जैसे आर परपेंडिकुलर इधर है, जेड नीचे है, ठीक है, तो ये कुछ इधर आएगा। बात समझे कि इधर कैसे आएगा, समझ में आया। आर परपेंडिकुलर जेड नीचे, तो इससे अपोजिट आएगा ना, ये इस डायरेक्शन में, मतलब जिधर एफ एक्स वाई लग रहा है उसके अपोजिट में, लेकिन एक्स वाई प्लेन में है ये। और अब देखो आर पैरेलल किधर है, आर पैरेलल जो है, आर वेक्टर है, तो ये ऐसे, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर है, तो आर पैरेलल इस डायरेक्शन में है। तो आर पैरेलल का डायरेक्शन ये है इनटू एफ जेड। अगर आर पैरेलल तुम ऐसे लोगे और फिर एफ जेड अंदर है, तो आर पैरेलल और एफ जेड, ये इस एक सेकेंड, नहीं, तो ये भी एक्स वाई प्लेन में आएगा, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा, इससे परपेंडिकुलर, ये इस तरफ कुछ होगा, तो आर पैरेलल के परपेंडिकुलर, क्योंकि कोई भी जो डायरेक्शन होता है क्रॉस प्रोडक्ट का, वो तुम जो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो दोनों के परपेंडिकुलर, तो इस प्लेन में होगा। ये तुम क्या लिए, आर लिए इस तरफ, ये आर लिए, और जेड एफ जेड नीचे है, तो इस डायरेक्शन में, तो आर का जो भी डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर। तो अब ये देखो, ये वाला वेक्टर जो है, ये जो टॉर्क है, टॉर्क का ये कंपोनेंट, ये इस डायरेक्शन में है, नहीं है, ये टॉर्क का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है, नहीं है। तो इस टॉर्क के कंपोनेंट से, ठीक है, तुम्हारा जो भी आएगा उससे अभी कंसर्न नहीं होना, अगर हम इस डायरेक्शन में रोटेशन ले रहे हैं तो। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट यहां पे हिंज्ड है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट यहां पे हिंज्ड है, तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि अब ये ऑब्जेक्ट इस हिंज से तो नहीं हिलेगा। एग्जैक्टली वही है। तो हिंज, तो ये अब इसकी वजह से जो टॉर्क आएगा उसको कुछ ना कुछ निगेट कर रहा होगा। अगर इस डायरेक्शन में जो टॉर्क लगा उतना ही इक्वल एंड अपोजिट इस डायरेक्शन में कुछ लगा रहा होगा, इस डायरेक्शन में लगा उतना इक्वल एंड अपोजिट इस डायरेक्शन में कुछ लग रहा होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, समझे ना। तो इसलिए क्या कहते हैं कि जो हम लोग, ये जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन के लाइन में नहीं है टॉर्क, तो इसलिए जो एक्सेलरेशन आएगा क्योंकि रोटेट तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के ही अक्रॉस करेगा, तो जो एक्सेलरेशन आएगा इसकी वजह से उसका कोई मीनिंग नहीं होगा। लेकिन अगर तुमको नेट टॉर्क निकालने के लिए बोला, तो नेट टॉर्क में तुमको ये भी कंपोनेंट आएगा, ये भी कंपोनेंट आएगा। बात समझे, नेट टॉर्क में ये भी होगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा, क्योंकि भाई टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो टॉर्क जो है ये z डायरेक्शन में कुछ आया, कुछ एक्स वाई प्लेन में होगा, तो इसका x, दोनों का, इसका x कंपोनेंट निकालो, y कंपोनेंट निकालो, इसका x कंपोनेंट निकालो, y कंपोनेंट निकालो, तो x y डायरेक्शन में भी इसका टॉर्क आएगा। तो ऐसा तो नहीं है ना कि टॉर्क x y डायरेक्शन में जो आएगा उसको हम इग्नोर कर देंगे। इग्नोर हम एक्सेलरेशन निकालेंगे जो इस लाइन के अक्रॉस, रोटेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसके अक्रॉस जो एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा वो इनकी वजह से नहीं आएगा। तो वो एंगुलर एक्सेलरेशन जब निकालेंगे तो इसको इग्नोर कर सकते हैं हम। बात समझ में आया। इसका फोटो ले लो, इसका फोटो ले लो।
किसका? क्यों नहीं लिख सकते? ये वाला जो है ये तुमको एग्जैक्टली जैसे ये 90 डिग्री है तो आर परपेंडिकुलर का कैप और ये तुम्हारा जो है आर माइनस आर पैरेलल का कैप। समझ में आया? समझ गया ना? ठीक है, तो अब इसका एक फ़ोटो ले लो, इसको भी अपने बुक में जब अभी थ्योरी पढ़ोगे तो इसको लिख लेना, क्योंकि ये सब बुक में है नहीं अवेलेबल। ठीक है, तो अब तो यही पहला पॉइंट जो है ना, ये यही कह रहा था कि एक रिजिड बॉडी रोटेट कर रहा है, फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट some point, then we are concerned about the component of torque of this force about the axis of rotation, not with the net torque. net torque है कुछ, उससे कंसर्न नहीं है, क्योंकि वो नेट टॉर्क जो होगा दूसरा कंपोनेंट वो कुछ उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करेगा इसके एंगुलर वेलोसिटी में, उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के। एंगुलर वेलोसिटी हो या एंगुलर टॉर्क से एंगुलर एक्सेलरेशन आता है जिसकी वजह से एंगुलर वेलोसिटी आता है, उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। अब देखो, द कंपोनेंट ऑफ टॉर्क अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ ओरिजिन, सो लॉन्ग एज इट इज चूजन ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन वी में चूज ओरिजिन ओ एनीवेयर ऑन द लाइन। अब देखो ये एक नया आया, ठीक है, इसको देखते हैं ये वाले को। ठीक है, फिर से मान लेते हैं, और ये सब हमें याद रहना चाहिए। ठीक है, ये सब बहुत बेसिक चीज़ है, अगर ये भूल जाओगे तो एग्जाम में फिर दिक्कत होगा क्वेश्चन बनाने में। मान लेते हैं कि ये ओ ओरिजिन है, ये पी पॉइंट है, ये आर वेक्टर है, इस पे फोर्स जो है इस पे लग रहा है इसी लाइन। अभी हम 3D में बात नहीं करते हैं क्योंकि 3D में सेम चीज़ आएगा, तो हम मान लेते हैं फोर्स जो है इसी प्लेन में लग रहा है। ठीक है, एफ डायरेक्शन में। हम बोले कि नहीं भाई, हम इसके अक्रॉस बात करेंगे। ठीक है, अभी हम पॉइंट ऑफ ओरिजिन ये लिए थे। ठीक है, इसके अक्रॉस जब बात करेंगे तो ये आर डैश आ जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट के अक्रॉस अगेन एक सेकेंड, जो इसको थोड़ा सा ऐसा बनाते हैं कि नहीं तो ये ऐसा लग रहा है कि आर डैश और फोर्स दोनों पैरेलल ही हो गया। ये मान लेते हैं इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ये पी पॉइंट, हम ये ओ डैश पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, तो ओ डैश पॉइंट पे क्या हो जाएगा, ये आर डैश वेक्टर। ठीक है, अब ये क्या है, ये मेरा जेड कैप है प्लस में, ये माइनस जेड कैप है। ठीक है, तो आर वेक्टर जो होगा वो अगर मान लेते हैं कि मेरा ये आर वेक्टर है और ये मेरा कह लो कि ये यहाँ से यहाँ तक ओ डैश ओ वेक्टर है, तो आर वेक्टर क्या होगा, आर डैश वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, ओ डैश ओ वेक्टर प्लस आर वेक्टर। अब सिंपल सा क्या कहता है, अगर किसी पॉइंट पे P पे अगर फोर्स F लग रहा है तो कोई भी पॉइंट पे तुम किसी भी पॉइंट के अक्रॉस, ये ज़रूरी नहीं है कि इस लाइन पे ही वो पॉइंट हो एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस किसी भी पॉइंट के अक्रॉस अगर उसका टॉर्क देखोगे तो उस पॉइंट से, जिस पॉइंट के अक्रॉस टॉर्क देखना चाह रहे हो उस पॉइंट से उस पॉइंट, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उसका जो आर वेक्टर होगा, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर है, ये जनरल है, इसमें कुछ नहीं है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन पे वो पॉइंट होना चाहिए, कहाँ पे होना चाहिए, कुछ नहीं है, ये गौर से ध्यान रखो। हम टॉर्क इस पॉइंट के अक्रॉस भी देख सकते हैं, बस ये होगा कि ये वेक्टर में चेंज कर, टॉर्क सेम क्यों आएगा। भाई हाँ, क्योंकि हम ये बोल रहे हैं कि जैसे हम नॉर्मल वर्ल्ड में ट्रांसलेशनल मोशन में जब हम लोग करते थे, तो ट्रांसलेशनल मोशन में क्या था, किसी भी फ्रेम में हम लोग देख सकते, किसी को भी फ्रेम मान सकते थे। उसी तरह यहाँ पे हम किसी भी पॉइंट के अक्रॉस देख सकते हैं, हर पॉइंट के अक्रॉस टॉर्क अलग अलग आएगा, लेकिन टॉर्क का जो फॉर्मूला है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ये आर वेक्टर क्या है, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है रेफरेंस पॉइंट से उस पॉइंट पे, अगर पी पॉइंट है यहाँ पे फोर्स लग रहा है,
और ये अगर यहाँ पे मेरा ओ रेफरेंस पॉइंट है तो ये जो है ये आर वेक्टर है। तो अब अगर रेफरेंस पॉइंट हम यहाँ पे चेंज करते हैं, ये क्यू करते हैं, तो ये तुम्हारा आर वेक्टर हो जाएगा। तो बात समझिए, तो हम रेफरेंस पॉइंट इसको भी तो मान सकते हैं ना। तो अब क्या कहता है ये कि समझ में आया ना कि टॉर्क हम किसी भी पॉइंट के अक्रॉस निकाल सकते हैं। अब क्लेम क्या है, जैसे एक क्लेम है कि मेरा अगर कोई ऑब्जेक्ट ओमेगा से रिजिड बॉडी रोटेट कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी उसके पास ओमेगा है, तो हर पॉइंट उसके अंदर का ओमेगा वेलोसिटी से ही रोटेट करेगा, उसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ही होगा। ये एक क्लेम है ना, इसको प्रूफ किए हैं कुछ देर पहले। उसी तरह यहां पे एक दूसरा क्लेम कर रहा है कि जो फोर्स P पे लग रहा है, ठीक है, ये सेकेंड पॉइंट ये क्लेम कर रहा है कि जो P पे फोर्स लग रहा है, उस फोर्स की वजह से जो टॉर्क जनरेट हो रहा है, किस डायरेक्शन में, ये ए बी के डायरेक्शन में। अगर ये फोर्स 2D में भी हो सकता है, 3D में भी हो सकता है। 3D में होगा तो फोर्स का टॉर्क का कंपोनेंट जो होगा वो ए बी के अलावा भी होगा कुछ। ये बस ये कह रहा है कि इस फोर्स की वजह से जो ए बी डायरेक्शन में टॉर्क आ रहा है, ठीक है, वो अगर मतलब ए बी डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है टॉर्क का, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट है चॉइस ऑफ ओरिजिन के। एज लॉन्ग एज तुम ओरिजिन अगर इस ए बी के कहीं पे भी चूज करते हो, क्योंकि टॉर्क क्या है, ओरिजिन से डिसाइड होता है। अगर यहाँ पे हम ओरिजिन लेते हैं तो टॉर्क चेंज होगा, यहाँ पे लेंगे तो टॉर्क चेंज होगा। ये बस इतना कहता है कि ये जो टॉर्क लगेगा इस पॉइंट P पे F की वजह से, उस टॉर्क का जो ए बी का जो कंपोनेंट होगा वही रोटेशन में हेल्प करेगा, एसिलेट करेगा या डी एसिलेट करेगा एंगुलर एसिलेशन को। वो जो कंपोनेंट है टॉर्क का, उसको फर्क नहीं, वो सेम रहेगा। अगर हम O को रेफरेंस पॉइंट मान के कंपोनेंट निकाले ए बी के अक्रॉस इसके टॉर्क का, इस फोर्स का, या फिर O डैश पे ले, एज लॉन्ग एज अगर हम रेफरेंस पॉइंट ए बी पे चूज करते हैं, ठीक है, तो नेट टॉर्क चेंज हो सकता है और होगा, क्यों नहीं होगा। नेट टॉर्क तो चेंज होगा क्योंकि R क्रॉस F है। अगर हम चेंज कर दिए तो R वेक्टर चेंज हो गया, तो R क्रॉस F जो है तो नेट टॉर्क तो चेंज होगा भाई, ठीक है। लेकिन इस टॉर्क का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है, समझ रहे हो, वो कंपोनेंट चेंज नहीं करेगा। अगर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं इसी डायरेक्शन, मतलब इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन पे कोई भी पॉइंट लेते हैं, उस पॉइंट के अक्रॉस अगर हम टॉर्क निकालेंगे और उस टॉर्क का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में अगर हम लेंगे तो वो सेम रहेगा, चाहे कोई भी पॉइंट ले लें। नेट टॉर्क चेंज हो सकता है, फिर से ध्यान दो, नेट टॉर्क चेंज हो सकता है क्योंकि नेट टॉर्क R क्रॉस F वेक्टर होता है। तो अब हम प्रूफ कर देते हैं, मान लेते हैं कि हम O प्लेनर अभी लिए थे, प्लेन पे, जिस प्लेन पे R वेक्टर है उसी प्लेन पे हम ये लिए थे। हम मान लिए कि प्लेन पे नहीं, ये Z एक्सिस के डायरेक्शन में हम एक ले लिए O डैश। तो टॉर्क क्या आएगा, सिंपल सा O डैश के रिस्पेक्ट में जो होगा वो क्या होगा, R डैश वेक्टर क्रॉस F वेक्टर। अब R डैश वेक्टर को तुम क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो ना जी, O डैश O वेक्टर क्रॉस F वेक्टर प्लस R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर, ठीक है। देखो अब पहले इसके टॉर्क ऑफ O क्या होगा, R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर। तो इसका जो कंपोनेंट होगा ए बी के अक्रॉस, वो सेम होगा इसका कंपोनेंट ए बी के अक्रॉस। अब अगर हम ये प्रूफ कर दें कि इसका कंपोनेंट ए बी के अक्रॉस कुछ होगा ही नहीं, तो हो जाएगा ना, O डैश के रिस्पेक्ट में जो भी टॉर्क आएगा उसका कंपोनेंट अक्रॉस ए बी इज सेम एज टॉर्क विद रिस्पेक्ट टू O, उसका कंपोनेंट ए बी। बात समझ में आया। तो अब हम देखो, इसका कंपोनेंट ए बी के अक्रॉस, इसका कंपोनेंट ए बी के अक्रॉस सेम है।
इसका कंपोनेंट हम प्रूफ करेंगे ए बी के अक्रॉस 0 है, तो ओ डैश ओ क्रॉस एफ वेक्टर का कंपोनेंट ए बी के अक्रॉस इक्वल्स टू हम 0 प्रूफ करेंगे। ओ डैश ओ क्या है, इस डायरेक्शन में है, और एफ वेक्टर क्या है, प्लेन में है। तो बेसिकली क्या है, ये एक एक्स वाई, एक सेकेंड, एक्स वाई, तो आर क्रॉस एफ है, ये देखो नीचे आर है डाउनवर्ड और ये प्लेन है, तो आर क्रॉस एफ जो होगा वो एक्स वाई प्लेन में ही आ जाएगा। तो इसका एक्स वाई के अक्रॉस प्लेन में होगा कुछ, लेकिन जेड के अक्रॉस 0 हो गया। तो अब देखो नेट टॉर्क जो है इक्वल्स टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर ओ डैश के अक्रॉस प्लस ये क्या है, ओ डैश ओ क्रॉस एफ वेक्टर। इसका ए बी के कंपोनेंट 0 है, लेकिन एक्स वाई के अक्रॉस है। तो नेट टॉर्क अक्रॉस ओ डैश जो है वो नेट टॉर्क अक्रॉस ओ प्लस ओ डैश ओ क्रॉस एफ वेक्टर हम लिख सकते हैं। तो इसके अक्रॉस नेट टॉर्क चेंज हो गया ना, जो भी ओ के अक्रॉस नेट टॉर्क था उसमें कुछ एडिशन है, और क्यों नहीं चेंज करेगा, टॉर्क का फॉर्मूला ही होता है आर क्रॉस एफ वेक्टर। आर वेक्टर मेरा चेंज करेंगे तो टोटल आर क्रॉस एफ वेक्टर चेंज करेगा। लेकिन अभी हम प्रूफ कर दिए कि इसका कंपोनेंट जो है इसके अक्रॉस ए बी के अक्रॉस 0 है। तो इसलिए इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द पॉइंट यू आर चूजिंग ऑन दिस रोटेशनल एक्सिस, कोई भी पॉइंट ले लो, इस फोर्स का टॉर्क जो होगा इस एक्सिस के अलोंग वो चेंज नहीं करेगा, सेम रहेगा। ये पता था? याद क्या करते हो भाई, याद फिजिक्स में कुछ करना थोड़े ना है। तो अब अगेन इसका फोटो ले लो और इसका प्रूफ लिख लेना, या एक नोट्स बना लेना, उसमें प्रूफ लिख लेना कि ये इस पॉइंट को कि फोर्स मतलब टॉर्क, हाँ उसका प्रूफ लिख लेना। अगर इसमें जगह नहीं है तो नोट्स में लिख लेना, लेकिन ये सब पता होना चाहिए, ये सब यूज होगा क्वेश्चन में। अगर ये नहीं पता है तो भाई क्वेश्चन में तुम फंसोगे। तुमको क्वेश्चन में फिर जैसे तो कुछ बोलेगा कि यहाँ पे तुम चेंज कर दो, फिर फंस जाओगे कि भाई कहीं अगर ये पॉइंट रेफरेंस चेंज कर दिया तो इसके अक्रॉस क्या टॉर्क होगा, फिर क्या आएगा, सब कुछ तितर बितर हो जाएगा। ठीक है। तीसरा क्या बोला, कंपोनेंट ऑफ टॉर्क अलोंग एक्सिस ऑफ ए बी इज 0 इफ एफ इज पैरेलल टू ए बी। अब सिंपल सी बात है, अगर एफ जो है ए बी से पैरेलल है, एफ अगर सिर्फ नीचे, अगर ए बी जेड डायरेक्शन में ले रहा है और एफ इधर है, ठीक है, तो एफ आर क्रॉस एफ क्या होता है, आर इधर प्लेन में, एफ नीचे, तो 0 क्यों होगा, आर क्रॉस एफ प्लेन में आएगा। तो वही बोल रहा है ना कि कंपोनेंट ऑफ टॉर्क अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन इज 0 इफ एफ इज पैरेलल टू ए बी। एफ अगर ए बी के पैरेलल है, एफ वेक्टर ए बी के पैरेलल है तो एफ का प्लेन में आएगा। एफ नीचे आर क्रॉस एफ, तो आर एफ नीचे तो प्लेन में ही आएगा। तो प्लेन में जो है प्लेन ए एक्स वाई है, ये ए बी है, तो कंपोनेंट एक्स वाई में जो भी कंपोनेंट आएगा उसका ए बी में 0 होगा जेड डायरेक्शन में। और दूसरा क्या है, एफ इंटरसेक्ट्स ए बी एट सम पॉइंट। ठीक है, मान लेते हैं कि एफ ऐसे लग रहा है कि इस पॉइंट, हाँ मतलब ये ऐसे लग रहा है कि ये ओ से नहीं, ए बी को कहीं पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है, किसी भी लाइन पे, किसी, मतलब ये एफ इधर है ना, तो 3D ऑब्जेक्ट में अभी तुम देखोगे तो एफ जो होगा वो ऐसे जा रहा होगा, कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा होगा, ये ऐसे जा रहा होगा, इससे डिस्टेंस होगा कुछ, ये डिस्टेंस है ना जी। ये अगर एफ है, ये अगर जा रहा, फोटो ले लिए थे ना उस वाले का, एफ अगर ऐसे जा रहा है तो ये कुछ डिस्टेंस है, मतलब ये इसको क्रॉस नहीं कर रहा है। लेकिन एफ अगर यहाँ पे कुछ लगेगा और तब ये एफ को अगर एक्सटेंड करोगे तो ये एक टाइम आएगा कि एफ को जब एक्सटेंड करते जाओगे
ये इस पॉइंट को, इस लाइन ऑफ एक्सिस को क्रॉस करके, इंटरसेक्ट करके जाएगा। तो अब सिंपल सा क्या कहता है, टॉर्क जो होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, इसमें क्या होता है, आर परपेंडिकुलर एफ वेक्टर होता है ना। जब ये इंटरसेक्ट कर देगा तो आर परपेंडिकुलर क्या, 0। हम डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, तो आर परपेंडिकुलर क्रॉस एफ है ना जी। बात समझे कि नहीं समझे? तो आर परपेंडिकुलर 0, हेलो, आर परपेंडिकुलर 0 तो तुम्हारा ये 0 होगा। दूसरा तरीका इसको देखने का, अगर ये लाइन है, ये एक मिनट, F3D है, मान लो F3D है, पूरा जेनरिक हम बात करेंगे, हम कुछ भी किसी इसमें नहीं बात कर रहे हैं, F3D है, ठीक है। F3D है तो मान लेते हैं कि F का 2 कंपोनेंट है, एक नीचे कंपोनेंट है, एक XY में कंपोनेंट है FXY, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि F3D है, लेकिन अगर इसका ये है तो अगर ये FXY इस पॉइंट को XY प्लेन में टच कर रहा है, कर सकता है, मतलब ये ऐसे है ना कि भाई ये कैसे इसको दिखाएं, टच कर रहा है। सिंपल सा क्या है, टॉर्क जो है वो आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर है, F3D में है, हमको उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। एक्स आर एक्स वाई में है, हम मान लिए हैं कि ये जो पॉइंट जो हम लिए हैं हम सेम प्लेन में लिए हैं, ठीक है। अब हम इस फोर्स की वजह से जो टॉर्क लग रहा है उसका कंपोनेंट निकालना है इस लाइन में। अब हमेशा पॉइंट जो है वो आर वेक्टर में ही लो, क्यों? क्योंकि इस फोर्स की वजह से जो टॉर्क लगेगा, ठीक है, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो पॉइंट उसी प्लेन में है वो सेम होगा। तुम कोई और भी पॉइंट लो, लेकिन खामखा तुम क्या होगा कि तुम नेट टॉर्क चेंज होगा, लेकिन इसके अक्रॉस तो टॉर्क सेम रह जाएगा। तो फिर क्यों कोई और पॉइंट में लेना है? हम सिंप्लीफाई के लिए इसी पॉइंट में क्यों नहीं लेंगे जो इस प्लेन में लाई कर रहा है? क्योंकि हम बात भी उसी चीज का कर रहे हैं ना, कंपोनेंट ऑफ टॉर्क अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन ए बी। तो क्यों हम फिर यहाँ पे हम इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्यों टॉर्क लेंगे? हम इसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में लेते हैं, क्योंकि दोनों पॉइंट के, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर कंपोनेंट ऑफ टॉर्क अगर आया 0, तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में कंपोनेंट ऑफ टॉर्क 0 आएगा। अभी तो प्रूफ किए हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे सिंपल लोगे ना, तो इस पॉइंट को लिए, ठीक है। तो इस पॉइंट को लिए तो क्या आया, टॉर्क इक्वल्स टू, ये अगर आर वेक्टर है, एफ अगर इधर लग रहा है कहीं पे, एफ का 2 कंपोनेंट है, एक एफ एक्स वाई प्लेन में है और एक एफ जो है, ठीक है, मतलब एफ अगर इधर लग रहा है तो एफ एक्स वाई प्लेन में है, एक एफ मान लेते हैं जेड प्लेन में है। तो अगर बोल रहा है कि एफ वेक्टर जो है, ठीक है, ये किस तरह का दिखेगा? ये पहले ऐसा दिखेगा कि तुम्हारे पास ये अगर लाइन ऑफ एक्सिस है, तो ये मान लेते हैं ये पॉइंट है मेरा, ये पॉइंट है, ठीक है। तो ये दिख रहा है, ये ऐसा दिखेगा, मतलब ये जैसे एफ अगर ऐसे बढ़ाओगे ना तो ये क्रॉस कर जाएगा, ये टच कर जाएगा। बात समझ में आया? ये ऐसे नहीं है कि एफ को बढ़ाओगे तो टच नहीं करेगा, और या ऐसे नहीं है, समझ रहे हो, एफ को बढ़ाओगे तो टच नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। ये ऐसा कि इस लाइन में, मतलब एफ जो है वो इंटरसेक्ट करेगा इसको। बात समझे? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अब ये एफ मान लेते हैं इस यहाँ पे लगा, पी पॉइंट पे ये एफ लग रहा है, नेट एफ इंटरसेक्ट कर रहा है। अब हम बाद में तोड़ेंगे, वो अलग चीज है। नेट एफ इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट कहाँ पे करेगा? एक्स वाई में नहीं करेगा, यहाँ पे कहीं पे करेगा। ये जो मेरा थंब है यहाँ पे कहीं पे करेगा, समझ रहे हो ना? नेट एफ यहाँ पे अगर पॉइंट पे हम एक फोर्स लगाएं, ठीक है यार, ऐसा फोर्स लगाएं कि हम मतलब कह लो ना कि वो तुमको इवेंचुअली इसका डायरेक्शन जो है इसको इंटरसेक्ट करता हुआ चला जाएगा, रोटेशन एक्सिस को, ठीक है। तो बोल रहा है कि इस फोर्स की वजह से इसका कंपोनेंट, जो टॉर्क का कंपोनेंट आएगा इस रोटेशन एक्सिस पे, वो 0 होगा। उसको हमको प्रूफ करना है। तो इस फोर्स को हम ब्रेक कर सकते हैं ना, एक इसमें, एक जेड डायरेक्शन में,
अब अगर ये फोर्स अगर इसको यहाँ पे टच कर, इसको क्रॉस करते हुए जा रहा था, तो इस फोर्स को हम जब इसमें ये करेंगे तो ये यहाँ पे टच करेगा। बात समझ में आया? क्योंकि हम क्या किए, सिर्फ ये जो फोर्स था इसका एक ये कंपोनेंट लिए, एक नीचे कंपोनेंट लिए, तो ये कंपोनेंट यहाँ पे टच कर देगा। अब क्यों? क्योंकि ये फोर्स सीधा यहाँ पे टच कर रहा था। बात समझ में आया ना? तो वही हम किए। एफ वेक्टर मान लो इधर होके कहीं से गुजर जाता, तो उसका हम दो कंपोनेंट एफ एक्स वाई और एफ जेड। अब इसका तो हमको पता ही है कि इसके अक्रॉस कोई कंपोनेंट आएगा नहीं, ठीक है, नेट आएगा, इसके अक्रॉस नहीं आएगा। तो अब एफ एक्स वाई का, हाँ अब एफ एक्स वाई का देखते हैं। एफ एक्स वाई किस डायरेक्शन में है? आर डायरेक्शन में ही तो है, आर के पैरेलल ही तो है। तो आर क्रॉस एफ एक्स वाई जो होगा वो जीरो हो जाएगा, तो इसलिए साइन जीरो तो जीरो हो जाएगा, तो इसलिए इसके अक्रॉस जो होगा वो जीरो हो गया। बात समझ में आया? अब प्रूफ कर चुके कि इस पॉइंट के अक्रॉस लो या इस पॉइंट के अक्रॉस लो सेम आएगा। अरे इसमें अगर इस पॉइंट के अक्रॉस लोगे तो क्या होगा? तुमको ये आर वेक्टर आएगा, यही ना आएगा जी। तो वो ये आर डैश वेक्टर जो होगा वो क्या होगा? आर डैश वेक्टर जो होगा वो क्या होगा? आर वेक्टर प्लस मान लेते हैं ये पी और क्यू है, पी क्यू वेक्टर इंटू एफ एक्स वाई। ये आर वेक्टर एफ एक्स वाई तो जीरो है ही, आर वेक्टर क्रॉस एफ एक्स वाई जो है वो तो जीरो है ही। तो पी क्यू वेक्टर क्रॉस एफ एक्स वाई। अब ये पी क्यू वेक्टर इधर है और ये इधर है, तो पी क्यू वेक्टर का इस डायरेक्शन में नहीं आएगा, ये एक्स वाई प्लेन में ही आएगा। इसलिए तो हम बोल रहे हैं कि बार बार कि कोई भी पॉइंट ले लो, दोनों पॉइंट से जो एफ फोर्स का जो नेट टॉर्क आएगा इस एक्सिस के अलॉन्ग, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग, वो चेंज नहीं करेगा, क्योंकि इस पॉइंट से जो चेंज करेगा वो एक्स वाई में ऐड हो जाता है, इस डायरेक्शन में नहीं आता है। वही है ना, पी क्यू क्रॉस एफ एक्स वाई जो होगा वो तुम्हारा एक्स वाई डायरेक्शन में आएगा, जेड डायरेक्शन नहीं आएगा इसका। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब हर एक पॉइंट देखो, अब तुमको ये सारे जो पॉइंट है ये याद रखने हैं, ठीक है, बट इसका कुछ ये नहीं है कि इसको तुम प्रूफ नहीं कर सकते हो भाई, मतलब क्योंकि बेसिक टॉर्क जो हम बता दिए वो आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर है। अब तुमको विजुअलाइज करोगे तो तुमको सब कुछ प्रूफ हो जाएगा, एक भी पॉइंट हमको बताने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है या नहीं? ये सब जो हम तुमको बता रहे हैं, अगर तुम वेक्टर पढ़े हुए हो सही से तो एक भी पॉइंट बताने की जरूरत है? कुछ नहीं है जरूरत बताने की। तुम वेक्टर कंपोनेंट लगाओ, सब ये लगाओ, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग सबका तोड़ ताड़ के देखो कितना आ रहा है, किसका कंपोनेंट क्या है, क्यों जीरो है, क्यों नॉन जीरो है। समझ में आया? इसका ही फोटो लोगे। इसको अच्छे से बना लेना नोट्स, नहीं तो मतलब इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, और अपने लैंग्वेज में। अब चौथा बोल रहा है कि अगर मान लेते हैं f इज परपेंडिकुलर टू ए बी बट डज नॉट इंटरसेक्ट इट। अब देखो ये सब क्या है, एक केस है बस, समझ रहे हो, और केस कुछ नहीं है। ये p पॉइंट, ये o पॉइंट है, ये p है, f जो है वो ए बी से परपेंडिकुलर है, ये ए बी है, ठीक है, f जो यहाँ पे लग रहा है वो ए बी से परपेंडिकुलर है, f इज परपेंडिकुलर टू ए बी बट डज नॉट इंटरसेक्ट इट। मतलब क्या, f जो लग रहा होगा वो कुछ इसके पीछे से गुजर जा रहा होगा। बात समझ रहे हो? अगर ये लाइन है तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ये गोल ऐसा ऑब्जेक्ट है, मान लो ये ऐसे ऑब्जेक्ट है, इसका सेंटर ये है, ठीक है, ये सेंटर है, ये ऑब्जेक्ट है, तो f कुछ इधर से निकल जा रहा होगा, ठीक है, पर इसके परपेंडिकुलर है, मतलब इसको शिफ्ट करेंगे तो इसके परपेंडिकुलर है, शिफ्ट कर देंगे f को तो इसके परपेंडिकुलर है, बट अभी के इस तरफ शिफ्टेड है तो इसको इंटरसेक्ट नहीं करेगा। बात समझो, इससे बगल से निकल जाएगा ऐसे, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि उसी तरह ये f जो है वो निकल रहा है इसके बगल से, ठीक है, लेकिन इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो कंपोनेंट ऑफ टॉर्क अबाउट लाइन AB इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ F फ्रॉम लाइन AB। अब ये देखो कुछ नहीं है यार, ये क्या है, आर वेक्टर है,
ये क्या होता है, आर वेक्टर ये इस डायरेक्शन में ए बी के अक्रॉस, ठीक है, टॉर्क ए बी के अक्रॉस अगर देखोगे तो क्या होता है, आर परपेंडिकुलर एफ वेक्टर। अब डायरेक्शन तुम निकाल लो, आर परपेंडिकुलर एक्चुअली में क्या है, एफ ही वेक्टर को तो एक्सटेंड करोगे तो फाइनली जो ये आएगा यही तो है आर परपेंडिकुलर। तो वही चीज़ तो कह रहा है कि एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एफ फ्रॉम लाइन ए बी, लाइन ए बी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एफ का यही है ना आर परपेंडिकुलर, बस कहने का तरीका चेंज हो गया। देखो हाँ, इसमें इसको एक पॉइंट की तरह क्यों लिया पता है, क्योंकि f जो है वो 3D में हो सकता है। अब अगर 3D में हुआ तो f इसके परपेंडिकुलर नहीं होता। अगर मान लेते हैं f का एक नीचे भी कंपोनेंट होता fz, तो इसका नेट इधर आ जाता, नेट परपेंडिकुलर नहीं होता ना उससे, मतलब ये तिरछा जाता, ये f है, ये ऐसे है, ये ऐसे जाता, साइड से निकलता, समझ रहे हो, ये f ऐसे जाता, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर नहीं है ना इस एक्सिस से, इसको अगर हम शिफ्ट करेंगे तो परपेंडिकुलर नहीं ना है। तो यही बोल रहा है कि परपेंडिकुलर बोलने का मतलब कि z कंपोनेंट खत्म कर दिया, ऐसे हो गया, अब ये f ऐसे जा रहा है ऐसे, तो ये जो डिस्टेंस है तो कुछ नहीं है भाई, वही है, वही घिसा पीटा घुमा के वही ये है। अब देखो अगर मोर देन वन फोर्स अगर लग रहा है F, तो जैसे नेट फोर्स होता था वैसे ही नेट टॉर्क जो होगा वो हर फोर्स का जहाँ पे फोर्स लग रहा है उसका आर वेक्टर इंटू एफ वेक्टर, बात समझ रहे हो, तो नेट टॉर्क यही आ जाएगा। लेकिन अगर F फोर्स सेम पार्टिकल पे लग रहा है तो सबका आर वेक्टर सेम रहेगा, तो F1 प्लस F2 प्लस डॉट 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 Fn, अगर n फोर्स लग रहा है तो। बात समझे कि नहीं समझे। अब ये जो है सबसे फालतू क्वेश्चन है, बस एक तुम्हारा टेस्ट कर रहा है कि कैसे निकालोगे। ये भी जो है 12.8, ये भी कुछ नहीं है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है एक तरह से, ठीक है। हेलो, अब इसको 10 मिनट में पढ़ा दे क्या, इसमें कुछ खास है नहीं, ठीक है। इसमें पुराने वाले में टाइम लगा क्योंकि वो उसका कंसेप्ट जो है ना वो थोड़ा सा इसकी वजह से ज़्यादा है, इसको 10-15 मिनट में पढ़ा देते हैं, ठीक है। इसमें कुछ खास है नहीं, ऑल लगभग हम सारा कुछ कवर किए ही हुए हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि रोटेशन ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट एक्सिस, ठीक है। तो रोटेशन क्या है, एक रिजिड बॉडी का एक फिक्स एक्सिस के अक्रॉस अगर देखोगे तो अभी ऑलमोस्ट सब कुछ पढ़ चुके हैं। व्हेन अ बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स एक्सिस एनी पॉइंट पी लोकेटेड इन द बॉडी ट्रेवल्स along a circular path, देख चुके हैं। Before analyzing the circular motion of point P, we will first study the angular motion properties of a rigid body. Angular motion properties rigid body का देख रहा है, तो अब देखो इसी में देखते हैं। Angular motion क्या है, since a point is without a dimension, चूंकि पॉइंट जो होता है उसके पास कोई डायमेंशन नहीं होता है तो उसके पास कोई एंगुलर मोशन नहीं होगा, बताए हैं हम, पॉइंट के पास नहीं होता है। ओनली लाइन्स और बॉडीज अंडरगो एंगुलर मोशन, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर द एंगुलर मोशन ऑफ अ रेडियल लाइन आर। ये जो रेडियल लाइन आर है, मेरा कर्सर दिख रहा है, उसी का उसका एंगुलर मोशन उसी का देखेंगे या बॉडी का देखेंगे, तो इस लाइन का अगर देखेंगे तो एंगुलर मोशन क्या होगा इस लाइन का। लेट अस कंसीडर द एंगुलर मोशन ऑफ रेडियल लाइन आर लोकेटेड विद द शेडेड प्लेन, लोकेटेड विद ये शेडेड प्लेन पे। तो एंगुलर पोजीशन इसका क्या होगा, इस शेडेड लाइन का कुछ देर के बाद, मतलब मान लेते हैं कि ओ ए जो है एक मेरा एक्सिस, मतलब ये रेफरेंस है, तो ओ ए से करेंटली अभी मान लेते हैं कि थीटा ट्रेवल किए हुआ है, डी टी टाइम के बाद डी थीटा ट्रेवल करेगा। ओ ए लाइन ही, एंगल लाइन ही बनाता है ना भाई, ठीक है, तो डी थीटा ट्रेवल करेगा। तो अब क्या हुआ कि एंगुलर पोजीशन, द एंगुलर पोजीशन ऑफ आर इज डिफाइंड बाय द एंगल थीटा। अब इस आर का एंगुलर पोजीशन क्या, जैसे उसमें लीनियर वर्ल्ड में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट आर वेक्टर होता है, ठीक है। तो मतलब पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर हुआ ना, तो पोजीशन वेक्टर कहाँ से लेते हैं, सेंटर ऑफ ओरिजिन से लेते हैं। यहाँ पे ओ ए लाइन से लेंगे,
ठीक है। तो एंगुलर क्या है, ये एंगुलर पोजीशन ऑफ आर इज डिफाइंड बाय द एंगल थीटा मेजर्ड बिटवीन अ फिक्स्ड रेफरेंस लाइन ओ ए एंड आर, ठीक है, कुछ नहीं है, वही चीज़ है। अब देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, द चेंज इन द एंगुलर पोजीशन ऑफन measured as a differential d theta is called the angular displacement. Finite angular displacement are not vector quantities, although differential rotation d theta are vectors. मतलब से कंफ्यूज मत हो, ठीक है। This vector has a magnitude d theta and the direction of d theta is along the axis के along है, ठीक है। Specifically, the direction of d theta is determined by the right hand rule, that is the fingers of the right hand are curled by the sense of, ठीक है। Angular velocity, the angular velocity क्या है, angular position हो गया, angular time of rate of change in angular position, ठीक है, it's called the angular velocity ओमेगा। तो angular position क्या है, d theta, the omega equals to d theta by dt। कुछ नहीं समझ में आएगा तब बोलना, सब कुछ हम पढ़ाएंगे। तो इट इज एक्सप्रेस्ड हियर इन स्केलर फॉर्म। हाँ, अब ये स्केलर फॉर्म में क्योंकि इसका डायरेक्शन ऑलवेज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, इन द सेम डायरेक्शन एज डी थीटा डी या ओमेगा अल्फा, सबका डायरेक्शन सेम होगा। एक सेकेंड नहीं, वन सेकेंड। अल्फा का अपोजिट हो सकता है, लाइन ऑफ सेम होगा। टॉर्क का भी लाइन सेम होगा। अब जिधर टॉर्क लगेगा उधर एक्सेलरेशन होगा, तो टॉर्क और अल्फा का सेम होगा। एग्जैक्टली, ठीक है। और लेकिन एक्सेलरेशन और फोर्स का लाइन सेम होगा, तो उसी तरह टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन का लाइन सेम होगा अल्फा का। एंगुलर एक्सेलरेशन वही हो गया था, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा मेजर्स द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी। तो अल्फा इक्वल्स टू डी ओमेगा बाई डी टी, उसको लिख सकते हो अल्फा इक्वल्स टू डी ओमेगा बाई डी टी, ओमेगा को लिख सकते हो डी थीटा बाई डी टी, फाइनली डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर हो गया अल्फा। जैसे एक्सेलरेशन होता है डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर। बात समझ में आया कि नहीं आया? द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अल्फा इज द सेम एज दैट ऑफ ओमेगा, हाउएवर इट्स लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अल्फा, लाइन बोल रहा है वो सेम है ओमेगा के, लाइन सेम है, लेकिन सेंस ऑफ डायरेक्शन डिपेंड करता है वेदर ओमेगा इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग विद टाइम। अगर ओमेगा इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो अल्फा फिर भी कोई ज़रूरी नहीं है कि मान लेते ओमेगा -5 है, ठीक है, अगर किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया, ओमेगा -5 है और अल्फा +10 लग रहा है, तो ओमेगा इंक्रीज करेगा, लेकिन जब तक कि 0 से प्लस नहीं आएगा ओमेगा का डायरेक्शन अल्फा का डायरेक्शन अलग ही रहेगा ना। जैसे नॉर्मल वेलोसिटी के वर्ड में अगर मान लेते हैं इस डायरेक्शन में वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है और एक्सेलरेशन लग रहा है इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, तो ये जो है डिक्रीज करेगा, लेकिन फिर भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा वो सेम नहीं होगा। बात समझ रहे हो? सेम कब होगा? जब ये इधर 10 से घट के आराम से 0 क्रॉस करके फिर इस डायरेक्शन में आ जाए। तो अब अगर इसको उल्टा कर देते हैं, -10 है और ये जो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो कुछ देर के बाद ये -9 हो जाएगा। तो क्या कर रहा है? एक्सेलरेशन जो है वेलोसिटी को बढ़ा रहा है ना, -9 से डिपेंड करता है कि क्या बोल रहे हैं। -10 से तो बड़ा है -9, तो बढ़ा रहा है, लेकिन हम ये नहीं ना बोल सकते कि दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो ये जो बोल रहा है कि द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अल्फा इज द सेम दैट ऑफ ओमेगा, हाउएवर इट्स सेंस ऑफ डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन वेदर ओमेगा इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग विद टाइम। जरूरी नहीं है ओमेगा इंक्रीज भी करेगा तब भी अल्फा और ओमेगा का डायरेक्शन अलग अलग हो सकता है, कुछ टाइम के बाद फिर हो जाएगा सेम, जब वो सेम डायरेक्शन में हो जाए, 0 आके फिर निगेटिव हो जाए। मतलब समझ रहे हो? ये उतना ध्यान नहीं दिया, इसलिए अपना ये लाइन लिख दिया, ठीक है। अब देखो टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अ रिजिड बॉडी, ठीक है, सिंपल सा है कि देखो कोई रिजिड बॉडी है तो द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अ रिजिड बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सम ऑफ द टॉर्क। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? अब जैसे उधर होता है फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, उसी तरह टॉर्क इक्वल्स टू आई इनटू अल्फा होता है, ठीक है।
हाँ, टाउ नेट जो होगा वो आई इंटू अल्फा होगा। तो अल्फा तुमको निकालना है, तो टाउ नेट अपॉन आई। टाउ नेट क्या होगा? समेशन ऑफ ऑल द टॉर्क। तो अगर 10 फोर्स लग रहा है तो 10 फोर्स की वजह से जो टॉर्क आएगा वही होगा। अब 2 पॉइंट नीचे रखते हैं। देखो, द एबव इक्वेशन इज वैलिड ओनली फॉर रिजिड बॉडीज। ये जो इक्वेशन है ये सिर्फ वैलिड है रिजिड बॉडी के लिए। क्यों? इफ द बॉडी इज नॉट रिजिड like a rotating tank of water, the angular acceleration alpha is different for different particles. तो हम लोग क्या ले रहे हैं? रिजिड बॉडी में हम लोग क्या लिए? डिस्प्ले उस रिजिड बॉडी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रिजिड बॉडी के हर पॉइंट का सेम होगा, हर पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी सेम होगा, हर पॉइंट का एंगुलर एक्सेलरेशन सेम होगा। रिजिड बॉडी है तब ना सेम होगा, क्योंकि दो पार्टिकल, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं करना चाहिए। तो अगर इसका वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इसका भी ओमेगा होगा, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है तो इसका भी अल्फा होगा, क्योंकि अगर जैसे तो चेंज करेगा तो इसके बीच का डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर ये रिजिड बॉडी नहीं है तो मेरा चेंज हो सकता है कुछ देर के बाद। जैसे अगर टैंक में पानी है तो कुछ 2 पॉइंट पानी में है, कुछ देर के बाद ये पॉइंट यहाँ पे चला जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पे यहीं पीछे आ जाएगा, हो सकता है। तो ये जो है, ये जो इक्वेशन है अल्फा, ये वैलिड है। मतलब कि सारे पॉइंट का सेम अल्फा रहेगा, सेम ओमेगा रहेगा, सेम मतलब अल्फा ओमेगा दोनों रहेगा, सेम वैलिड है नहीं है? Exactly. तो ये क्या कहता है? The above equation is valid only for rigid bodies. If the body is not rigid, like a rotating tank of water, the angular acceleration alpha is different for different particles. तो ये alpha equals to net torque upon I जो है वो वैलिड है, लेकिन हर पार्टिकल पे टॉर्क अब अलग अलग लगने लगेगा। तो इसमें बहुत कम्प्लेक्स हो जाएगा। लेट्स नॉट गो इनटू दैट, वो मेजरली आईआईटी में नहीं है। बट ये समझ में आ गया ना कि ये सारा जो है रिजिड बॉडी में ही वैलिड है, क्योंकि एक बेसिक सा हम लिए हुए हैं कि रिजिड बॉडी में 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कभी चेंज नहीं करेगा। अब देखो, द सम ऑफ टॉर्क इन द एबव इक्वेशन इंक्लूड्स ओनली द टॉर्क्स ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेज। जैसे नॉर्मल वर्ल्ड में एक्सटर्नल फोर्स हम लोग देखते थे, तो उसी तरह यहाँ पे भी एक्सटर्नल टॉर्क, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो टॉर्क आएगा वही देख रहा है, इंटरनल फोर्स की वजह से जो टॉर्क आएगा वो 0 हो जाता है। बात समझ में आया? तो अब देखो, ये अभी खत्म ही हो जाएगा। तो रोटेशन विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। अब देखो, कोई एंगुलर एक्सेलरेशन है, अगर कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन से, इफ द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट व्हेन इंटीग्रेटेड यील्ड, तो इक्वेशन 1 जो 1 और 2 अगर तुम देखोगे यहाँ पे, जैसे वहाँ था क्या है, अल्फा इक्वल्स टू डी ओमेगा बाई डी टी और ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी टी। ये 1 है, ये 2 है। इसको जैसे नॉर्मल इसमें इक्वेट किए थे काइनेमेटिक्स में, तो इसको अगर इक्वेट करोगे तो अल्फ़ा डी टी। अब क्या बोल रहा है? अगर एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अल्फ़ा चेंज नहीं कर रहा है, तो इसको अल्फ़ा डी टी इक्वल्स टू डी ओमेगा कर सकते हो। अब इसको तो इंटीग्रेट करोगे, मान लेते हैं इनिशियल ओमेगा नॉट है, फाइनल ओमेगा है, तो अल्फ़ा बाहर आ जाएगा, अल्फ़ा डी टी। 0 टाइम पे इतना है, तो ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इक्वल्स टू अल्फा टी, तो ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। उसी तरह अगर नॉर्मल वर्ल्ड जो था काइनेमेटिक्स का, उसमें क्या था? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। कब था? जब a तुम्हारा क्या था? कांस्टेंट था। ठीक है, तो उसी तरह अल्फा जब कांस्टेंट होगा तो ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस टी। अब इसको पे आते हैं, इसको क्या है? ओमेगा डी टी इक्वल्स टू डी थीटा। ठीक है, अब जो है ओमेगा डी टी इक्वल्स टू डी थीटा। अब अल्फा इक्वल्स टू एक सेकेंड, ओमेगा डी ओमेगा बाई डी टी है अल्फा, तो डी टी को हम लोग डी ओमेगा बाई अल्फा कर सकते हैं, यहाँ से ला सकते हैं ना। डी टी को तो ओमेगा डी ओमेगा बाई अल्फा डी थीटा, तो अल्फा डी थीटा का इंटीग्रेशन, तो अल्फा कांस्टेंट है तो बाहर,
ओमेगा डी ओमेगा का इंटीग्रेशन, मान लेते हैं पहले ओमेगा नॉट था अभी ओमेगा है, ये मान लेते हैं थीटा नॉट था अभी थीटा है, तो इसको जब लाओगे तो अल्फा थीटा माइनस थीटा नॉट इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट। तो ओमेगा इस 2 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 को इधर लिया, तो ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा माइनस थीटा नॉट। यही तो है नॉर्मल वाल में, वी इस वेक्टर का स्क्वायर इक्वल्स टू यू वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2a पोजीशन वेक्टर एस वेक्टर। एस वेक्टर क्या है तुम्हारा? पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर कौन सा पोजीशन वेक्टर? ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना, तो ये भी तो डिस्प्लेसमेंट ही करेगा ना, तो यही आया ना। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो अल्फा कांस्टेंट है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस ए टी, ठीक है। s इक्वल्स टू यू, ये देखो v इसका u स्क्वायर प्लस 2a, अब इसको s माइनस एस नॉट लिख सकते हैं ना, ठीक है। मान लेते इनिशियल एस नॉट है, फाइनल s है, तो 2a s माइनस एस नॉट ये आ गया। अब इसी को तुम इसको और इसको डालोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा थीटा। इसमें भी क्या था, फाइनल क्या होगा, ओमेगा डी टी इक्वल्स टू डी थीटा है, तो क्या बोल रहे हो? हाँ ये वही वाला ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी अगर रख दोगे डी टी इक्वल्स टू डी थीटा, अगर इसको करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट टी प्लस अल्फा टी स्क्वायर बाई 2, और ये डी थीटा का जो आएगा तो थीटा माइनस थीटा नॉट। तो ये अगर तुम्हें तो थीटा इक्वल्स टू थीटा नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला आ गया ना। और इसमें भी क्या था, एस नॉट था, तो सेम है। तो थीटा थीटा इनिशियल वैल्यूज ऑफ द बॉडी, एंगुलर पोजीशन एंड एंगुलर वेलोसिटी रिस्पेक्टिवली। अगेन ध्यान देना एकदम गौर से कि ये ओमेगा जो ये अल्फा जो है एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। फोर्स लग सकता है, टॉर्क लग सकता है, लेकिन फोर्स कहीं पे काइनेमेटिक्स में अगर फोर्स लग रहा है तो ऐसा नहीं है कि हम ये इक्वेशन नहीं लगा सकते हैं। जी हाँ, तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम लगा सकते हैं, उसी तरह यहाँ पे टॉर्क लग सकता है, लेकिन अगर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। अगर देखो अगर ए कांस्टेंट नहीं है तो वी विल हैव टू हेल्प इधर डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन विद लिमिट्स। तो यहाँ पे क्या है, मतलब ये वाला तो हमेशा वैलिड है। एक चीज़ ध्यान देना, डी ओमेगा डी थी ये ओमेगा और अल्फा वेक्टर इक्वल्स टू डी ओमेगा बाई डी टी इक्वल्स टू डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर, ये हमेशा वैलिड है। जैसे उधर क्या था, v इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी और a इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी इक्वल्स टू डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर, ये हमेशा वैलिड था इरेस्पेक्टिव ऑफ फोर्स कांस्टेंट है नहीं है, अल्फा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है नहीं है, उसी तरह यहाँ पे भी है, ठीक है। तो अब देखो ये इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल जो है ये तुम्हारा हमेशा वैलिड है, यही बोल रहा है ये। अब एक चीज़ और देखो, अल्फा को कहीं पे डी ओमेगा बाई डी टी लिख के इसको तुमको कर देगा ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा कर देगा। ये कहाँ से आता है हम बता देते हैं। इसको देखो, इसके ऊपर कुछ नहीं करेगा, डी थीटा और डी थीटा ऊपर नीचे डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो ये डी थीटा बाई डी टी ओमेगा हो गया और डी ओमेगा बाई डी थीटा तुमको लिख दिया। तो ये एक बहुत एक्सेलरेशन इक्वल्स टू वी डी वी बाई डी टी, एग्जैक्टली अगर वो तुमको पता है डी एस, अगर वो पता है तो तुम ये, लेकिन उसका कैसे आ रहा है वो है ये। कभी कभी क्वेश्चन इस पे भी आ जा रहा है कि तुमको ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। बस थोड़ा सा 5 मिनट और 12:11 हो गया है, 5 मिनट और। तो अब देखो इक्वेशन ऑफ इंटीग्रेशन इसी से देखोगे तो अरे कुछ नहीं है, ये डेल्टा थीटा ये ओमेगा डी टी है, इसका तुम करोगे तो डी ओमेगा का इंटीग्रेशन अल्फा डी टी है। अब अल्फा तुम बाहर नहीं ला सकते हो, यहाँ पे देख रहे हो मेरा कर्सर, क्योंकि अल्फा कांस्टेंट नहीं होगा तो नहीं ला सकते हो। और इसको तुम करोगे तो क्या होगा, इस वाले को ओमेगा डी ओमेगा का इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू अल्फा डी थीटा का इंटीग्रेशन। काइनेटिक एनर्जी, अब काइनेटिक एनर्जी पे आते हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। अगर कोई रिजिड बॉडी है उसका वो अगर रोटेट कर रहा है फिक्स्ड एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है, तो उसका
मान लेते हैं छोटा छोटा सा मास है उसमें, M1 M2 M3 M4 बहुत सारे मासेस हैं, तो ठीक है, अगर ओमेगा से वो रोटेट कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, सारे मासेस का वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस, मतलब ये क्या है, तुमको हर मास को अगर तुम देखो, एक पार्टिकल को देखो, डीएम छोटा सा पार्टिकल को देखोगे तो उसके पास क्या होगा, सिर्फ ट्रांसलेशनल होगा ना, पढ़े हैं ना बार बार यही पढ़ रहे हैं ना कि कोई भी पार्टिकल उठाओगे, अगर कोई आवाज़ में तुम्हारे क्या हो गया, ठीक है, इतना जोर से मत चिल्लाओ, रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है, अगर ये mi मास है और ये ri डिस्टेंस पे है, तो इस छोटे से एक पॉइंट मास का कोई रोटेशनल एनर्जी नहीं है, सिर्फ इसके पास ट्रांसलेशनल एनर्जी है, तो क्या होगा, तो अगर सारे ऑब्जेक्ट को तुम पॉइंट मास में डिवाइड कर दोगे तो काइनेटिक एनर्जी पूरे बॉडी का क्या होगा, अगर सारे ऑब्जेक्ट के अक्रॉस तुमको क्या हो जाएगा, हाफ, एक सेकेंड आगे नहीं बढ़ते, हाफ mi vi का स्क्वायर, यही है काइनेटिक एनर्जी, एक पॉइंट मास का एक mi मास है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, अब वेलोसिटी क्या है इसका जो है, अगर ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है एक रिजिड बॉडी इस एक्सिस के अलॉन्ग, तो हर पॉइंट जो है उस वो ओमेगा से ही रोटेट करेगा, मतलब हर पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना है, पोजीशन वेक्टर ओमेगा से ही रोटेट करेगा, ठीक है। तो अब इसका वेलोसिटी क्या होगा, आर ओमेगा आर ओमेगा, और अगर ये रोटेट कर रहा है तो इसके पास सिर्फ ये वेलोसिटी होगा, इस पॉइंट के अक्रॉस जो है सिर्फ ये वेलोसिटी होगा, हम इस पॉइंट के, अब ओ के अक्रॉस मान लिए, इस पॉइंट के अक्रॉस सिर्फ परपेंडिकुलर होगा, पैरेलल तो होगा नहीं क्योंकि ये पॉइंट फिर दूर भागने लगेगा, तो हाफ mi और v को क्या कर सकते हो, ओमेगा ri, वो mi जो है कितना दूरी पे है, तो अगर समेशन किए तो हाफ mi ओमेगा स्क्वायर ri का स्क्वायर, हाफ ओमेगा कांस्टेंट है तो बाहर ले सकते हो, समेशन ऑफ mi ri का स्क्वायर, यही तो ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो हाफ ऑफ द रिजिड बॉडी, तो हाफ किसके अक्रॉस, इस लाइन के अक्रॉस, बात समझ रहे हो, इस लाइन ओमेगा, हाँ ओमेगा लिए हैं उसी लाइन के अक्रॉस जिस लाइन के अक्रॉस आर आई लिए हैं, बात समझ रहे हो, तो ये आ गया ना, तो समटाइम्स इसको कभी कभी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं, लेकिन एक्चुअली में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, हर पॉइंट मास का नॉर्मल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वही ऐड करने पे उस पूरे ऑब्जेक्ट का एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं। अब अगर इस मास के पास, अगर मान लेते हैं पूरा ऑब्जेक्ट जो है रोटेट तो कर रहा है और मूव भी कर रहा है v से, तो इसके पास ये हाफ mv कंबाइन में क्यों पड़ेंगे, बस इतना ऐड हो जाएगा। देखो अभी हम क्या किए हैं, इसके अक्रॉस अगर रिवॉल्व कर रहा है तो हर पॉइंट का ओमेगा सेम है, रोटेशनल वाला। अब तो रोटेशनल वेलोसिटी हर पॉइंट का निकाल लिए, उससे ये आ गया मेरा ट्रांसलेशनल वेलोसिटी, तो हर पॉइंट का सेम होगा ना। अगर पूरा ऑब्जेक्ट v से जा रहा है राइट, ठीक है, पूरा ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, पूरा ऑब्जेक्ट अगर v से जा रहा है राइट, तो हर पॉइंट के पास इस v की वजह से v ही वेलोसिटी ट्रांसलेशनल होगा ना, तो हर पॉइंट का रोटेशनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ट्रांसलेशनल वाला, हाफ mi v स्क्वायर, हाफ mi v स्क्वायर समेशन, तो हाफ v तो कांस्टेंट है, सबका सेम है, समेशन ऑफ mi कैपिटल M हो जाएगा, तो हाफ mv स्क्वायर। अगर ये होता तो, अगर ट्रांसलेशनल भी होता तो हाफ mv स्क्वायर, लेकिन ट्रांसलेशनल में हमको ये निकालना पड़ता है कि पूरा ऑब्जेक्ट का ट्रांसलेशनल वेलोसिटी क्या है, पूरे ऑब्जेक्ट का जो भी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी होगा, ठीक है, हर पार्टिकल का वही होगा, बात समझे ना। अब इसको रहने देते हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट जो है वो नेक्स्ट इसमें कर लेंगे, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है वैसे इसमें। अगर तुम देखोगे इसमें ओवरऑल तो हमको
को 5 मिनट तो अगर देखते हैं कि अगर एक्स्ट्रा पॉइंट अगर लेंदी है तो छोड़ देंगे, नहीं तो खत्म ही कर देता है। तो इन प्योर रोटेशनल मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी ऑल पार्टिकल्स रोटेट इन अ सर्कुलर पाथ एक्सेप्ट द पार्टिकल्स लाइंग ऑन द एक्सिस। एक्सिस जो है उसका जो पार्टिकल होगा वो कहाँ से, मतलब उसके पास वो तो सेंटर पे ही है, तो कहाँ से वो रोटेट करेगा? द पार्टिकल्स लाइंग ऑन द एक्सिस आर एट रेस्ट। तो पार्टिकल जो एक्सिस पे प्योर रोटेशनल मोशन में जो एक्सिस पे पार्टिकल है वो रेस्ट पे रहेगा। ट्रांसलेशनल है तो फिर उसमें कुछ ट्रांसलेशनल होगा, यस सिर्फ ट्रांसलेशनल होगा इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब प्लेन्स ऑफ ऑल सर्कुलर पाथ्स आर म्यूचुअली पैरेलल विद देयर सेंटर्स लाइंग ऑन द एक्सिस। जो प्लेन है, प्लेन ऑफ ऑल सर्कुलर पाथ, जैसे ये सर्कुलर पाथ है इसका एक प्लेन है, ये एक सर्कुलर पाथ है इसका प्लेन है, सारे सर्कुलर पाथ का जो प्लेन है आर म्यूचुअली पैरेलल विद देयर सेंटर्स लाइंग ऑन द एक्सिस। ये प्लेन सब पैरेलल है ना, ये पैरेलल इसमें प्लेन है और सबका सेंटर जो है एक्सिस पे है, कुछ नहीं है इसमें, ये सब बकवास है। लीनियर वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल इज टेंजेंशियल टू इट्स ओन सर्कल एंड इट्स लीनियर स्पीड इज। लीनियर वेलोसिटी पार्टिकल का क्या है? अगर ये इसके अक्रॉस प्योर रोटेशनल मोशन में है तो टेंजेंशियल है, और लीनियर स्पीड क्या है? v इक्वल्स टू आर ओमेगा। स्पीड डायरेक्शन तो हम निकाल लेंगे, डायरेक्शन तो ऊपर की तरफ ही आएगा, अगर ऐसे मूव एंटी क्लॉकवाइज मूव करा तो ऊपर की तरफ आएगा। तो लीनियर स्पीड जो बोल रहा है वो आर ओमेगा है। इन दिस इक्वेशन ओमेगा इज द सेम फॉर ऑल पार्टिकल्स। इस इक्वेशन में ओमेगा सेम है सारे पार्टिकल के लिए क्योंकि प्योर रोटेशनल मोशन में है। एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओमेगा ऑफ द रिजिड बॉडी। चूंकि ओमेगा सारे पार्टिकल का सेम है तो ओमेगा रिजिड बॉडी भी हम लोग बोल के निकल जाते हैं, ठीक है। अब वेलोसिटी जो है हर पार्टिकल के, इसमें देखोगे वेलोसिटी इक्वल्स टू आर ओमेगा है, सॉरी वेलोसिटी इक्वल्स टू आर ओमेगा। अब देखो ओमेगा सबके लिए सेम है, तो जो पार्टिकल दूर है सेंटर से, ठीक है, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि अगर ये पार्टिकल, एक पार्टिकल यहाँ पे है तो इसका सर्कल ये है, सेम टाइम में ये 2 पाई आर ट्रेवल करेगा, छोटा आर। लेकिन ये पार्टिकल है तो सेम टाइम में ये बड़ा वाला 2 पाई कैपिटल आर ट्रेवल करेगा, तो जाहिर सी बात है इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो अगर R2 बड़ा है R1 से तो उसका वेलोसिटी ज़्यादा है, ठीक है। Further, r of the particles are lying on the axis is 0. If further r for the particles lying on the axis is 0. अब देखो जो पार्टिकल जो एक्सिस पे है उसका r 0 है, क्योंकि भाई वही तो एक्सिस से ही तो डिस्टेंस बता रहा है r, ठीक है। तो उसका लीनियर वेलोसिटी इज 0 और दे आर रेस्ट, इसलिए वो रेस्ट पे है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि कोई पार्टिकल है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो किसी एक्सिस के अलॉन्ग रोटेशनल, प्योरली रोटेशनल मोशन कर रहा है, तो क्वेश्चन में पहला ये है कि ऑल द पार्टिकल्स हैव सेम ओमेगा, ठीक है। मतलब हाँ, मतलब ऑल द पार्टिकल्स आर मूविंग विद वेलोसिटी ओमेगा आर, ठीक है। तो ये ट्रू है क्योंकि आर का वैल्यू 0 होगा तो 0 होगा। लेकिन नो पार्टिकल्स आर एट रेस्ट, फॉल्स, क्योंकि कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जिसका आर का वैल्यू 0 होगा तो वो 0 हो सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन ये जो एक्सिस है, ये जो एक्सिस है इसको हम इस ऑब्जेक्ट के अंदर, मतलब कह लो ना ऑब्जेक्ट के अंदर पेनिट्रेट कर दिए और तब रोटेट कर रहे हैं। अगर ये एक्सिस यहाँ पे इसके रेफरेंस में लेते तो कुछ और होता। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? तो इन प्योर रोटेशनल, तो लेकिन जनरली हम लोग यही करते हैं, मतलब ये देगा तुमको। तो इन प्योर रोटेशनल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी ऑल पार्टिकल्स रोटेट इन अ सर्कुलर पाथ। तो अभी जितना हम लोग बात कर रहे हैं ना वो सब एक प्योर रोटेशनल मोशन है, ठीक है। तो प्योर रोटेशनल मोशन में ये अगर इसी एक्सिस के अलॉन्ग प्योर रोटेशनल होगा ना, अगर इस एक्सिस को ले लोगे, लेट्स नॉट कंफ्यूज अभी, ठीक है, अभी बाद में देख लेंगे अगर ऐसा होगा तो, ठीक है। हेलो, ठीक है। मतलब होने को इस एक्सिस के अलॉन्ग भी हो सकता है प्योर रोटेशनल मोशन, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये जो हम अभी मान रहे हैं कि एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है उसके अक्रॉस बात कर रहे हैं, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज भी हो सकता है, ठीक है। तो अब ये क्या है, सिंस एवरी पार्टिकल इज रोटेटिंग ऑन अ सर्कल एक्सेप्ट द पार्टिकल्स लाइंग ऑन द एक्सिस, hence acceleration of the particle has two components. पार्टिकल के acceleration के पास 2 कंपोनेंट है, रेडियल कंपोनेंट और सेंट्रीपिटल acceleration given by इतना, एंड टेंजेंशियल acceleration. टेंजेंशियल acceleration जो है at वो dv by dt है, जो कि
आर अल्फा है, डी वी इक्वल्स टू क्या होता है, ओमेगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो है वो डी ओमेगा आर बाई डी टी। आर अगर मतलब देखो, सिंस एवरी पार्टिकल इज रोटेटिंग इन अ सर्कल एक्सेप्ट द पार्टिकल लाइंग ऑन द हेंस एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल हैज टू कंपोनेंट्स। कोई पार्टिकल अगर ले लिए हैं तो उसका अगर आर डिस्टेंस पे पी पार्टिकल ले लिए हैं तो आर कांस्टेंट है डी ओमेगा बाई डी टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा तुम्हारा आर अल्फा। अगर पार्टिकल के पास अगर हाँ उस पार्टिकल का अगेन ये क्या है, टेंजेंशियल है, टेंजेंशियल है, ठीक है। टेंजेंशियल किधर होगा, अब सुनो इसको बाद में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाएंगे, ख़त्म करते हैं, ठीक है अगले बार। लेकिन ये तुम्हारा हो गया है, ठीक है, अभी ये हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में जो है ये इसमें कुछ खास करने का है नहीं, एक दो क्वेश्चन हम देखेंगे, कुछ बढ़िया करा देंगे। एंगुलर मोमेंटम आएगा, तो आई थिंक एंगुलर मोमेंटम कंबाइन ये है एक एंगुलर मोमेंटम रिजिड बॉडी। तो अगेन फिर तुम देखोगे तो एंगुलर मोमेंटम किसका है, एक पार्टिकल का है और एट अ फिक्स और पार्टिकल, और फिर तो पार्टिकल का जनरली फिक्स्ड पॉइंट से लेते हैं, क्यों पार्टिकल का रेफरेंस एक पॉइंट से ले सकते हो। रिजिड बॉडी के लिए एक जनरली लाइन लेना पड़ता है, ठीक है। खैर वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, तुम अपने हिसाब से देख लोगे। तो रिजिड बॉडी का ये हो गया, तो मोमेंटम हो गया, कंजर्वेशन एक मोमेंटम है, दूसरा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, और ये ट्रांसलेशनल मोशन ये सब कुछ नहीं है, ये सब हल्का ही है। 3 टॉपिक इधर है मोमेंटम में, और फिर एक यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग 4, एक इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन 5, एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग 6 एंड एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग 6, एंगुलर इंपल्स ये मोमेंटम से ही आता है 7, और टॉपलिंग 8। मेरे ख्याल से 4 लेक्चर और कम से कम लगेगा इसमें, 4 से 5 लेक्चर, ठीक है। चलो ठीक है, तो अभी ख़त्म करते हैं इस क्लास को।